हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीएफटी पढ़ रहे थे। सीएफटी थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, लंबा पार्ट है, समय लगता है थोड़ा सा, और खासकर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट थी। हालांकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर अप्रोच में और टेट्राहेड्रल अप्रोच में भी हमने स्प्लिटिंग पढ़ी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ये थी कि गाइडलाइंस टू प्रेडिक्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, गाइडलाइंस टू प्रेडिक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और इसका यूज़ आएगा जब हम पढ़ेंगे इन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब बात आती है, लेट अस टॉक अबाउट द 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। मान लो क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं, चलो मैं क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ, आपसे सॉल्व करवाएंगे। मेरे पास ये एक मान लो, हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो बहुत कम होते हैं इस चैप्टर से, बट फिर भी इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये एक कॉम्प्लेक्स है Fe का Cl CN4 O2 4-, ये कॉम्प्लेक्स है। सेंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ central atom is found to be what? T2G222EG00, right? Find out whether the complex is paramagnetic or diamagnetic. तो क्वेश्चन लिखो, find whether the complex is paramagnetic or diamagnetic. आपको ये बताना है। ऑल्सो राइट IUPAC नाम, राइट IUPAC नेम। चलो मैंने IUPAC नेम तो बहुत पुरानी सी बात हो लग रही है कि जब एकदम शुरू में पढ़ते हैं। आप ये अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। हाँ भाई, इस तरह का एक सिंपल सा क्वेश्चन है मान लो। तो क्वेश्चन में जैसे मान लो ये देखो, कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो। पहले तो आयरन जो है ये आयरन का है, तो आयरन फिर D6 हो गया ना, 3D6, और 3D6 फॉर आयरन, तो आयरन फिर क्या हो गया, Fe2+ हो गया। Fe2+ तो 3D6 हो सकता है भाई। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, प्योर आयरन का आयरन 26 होता है, तो आर्गन 3D6 4s2, तो अगर Fe2+ होगा तभी तो वो 3D6 कॉन्फ़िगरेशन में आ पाएगा, जो कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है। T2G222, तो D में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर ये चेक करो ऑक्सीजन कौन है। हमेशा याद रखो, ये जो O2 होता है ना, O2 कुड बी O2 कुड बी सुपर ऑक्साइड आयन, O2 कुड बी परऑक्साइड आयन, O2 कुड बी ऑक्साइड आयन दुगने 2 O2। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर आयरन का यूजुअली 6 होता है, और 6 सेटिस्फाई हो रहा है एक क्लोराइड से, 4 साइनाइड से, तो ये O2 एक मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा। तो ऑक्साइड आयन तो लग नहीं रहा, बाकी कह कुछ नहीं सकते, राइट। इतनी सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। ये होता है डाइऑक्सीजन, समझो एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है डाइऑक्सीजन, ये है सुपर ऑक्साइड आयन, ये है परऑक्साइड, और ये हैं ऑक्साइड आयंस। दीज आर ऑक्साइड आयंस। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो थोड़ा चेक करना। +2, क्लोराइड पर -1, साइनाइड पर -1 तो -4, और O2 को x मान लिया इज इक्वल टू -4। -4 से -4 कैंसिल, तो +1, तो x इज इक्वल टू -1। इसका मतलब ये O2 माइनस था सुपर ऑक्साइड आयन। ऑब्वियसली सुपर ऑक्साइड जो होता है ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है, तो फिर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, तो फिर आंसर इज पैरामैग्नेटिक।
अच्छा, आयरन में तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, T2G 2 सभी पेयर्ड हैं। क्लोराइड आयरन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, साइनाइड में कोई होता नहीं है, O2 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो X की वैल्यू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी अगर चाहिए तो वी कैन कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x इंटू एक्स प्लस 2 bm। याद है ना फॉर्मूला? तो रूट कितना? 3 bm। सो दिस इज द वैल्यू। साथ में अब तो सब कुछ क्लियर हो गया, IUPAC नाम भी लिख ही लो भाई। क्लोराइडो C से, साइनाइडो C से CY, साइनाइडो में CY आ रहा है, क्लोराइड में Cl आ रहा है। तो क्लोराइडो ले लो पहले, क्लोराइडो टेट्रा साइनाइडो C, यही होता है ना। फिर सुपर ऑक्साइडो फेरेट, एनायनिक पार्ट में है कौन सा? 2 आयन। ये है नाम, यही लिखा होगा आपने, क्लोराइडो टेट्रासाइनाइडो C सुपर ऑक्साइडो फेरेट 2 आयन। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सारी बातें इसमें मालूम पड़ गई। और ये भी हमने सीख लिया कि अगर कहीं O2 होता है तो दीज आर द कॉमन पॉसिबिलिटीज। वैसे तो O2 प्लस भी होता है, उसे बोलते हैं ऑक्सीजनाइल कैटायन। एक O2 प्लस भी होता है, इसे बोलते हैं ऑक्सीजनाइल कैटायन। बट दिस इज रेयर, नहीं ये जनरली नहीं पाया जाता। तो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज दैट यू हैव टू लुक फॉर इफ एट ऑल O2 इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में आप DPP शीट सॉल्व करोगे तो वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ O2 इन्वॉल्व होगा। तो बच्चों O2 वाले केसेस में सबसे पहले आपको ये देखना होगा O2 है कौन है ये O2? ऑक्साइड आयन वाले 2 हैं, या डाइऑक्सीजन हैं, या सुपर ऑक्साइड आयन है, या परऑक्साइड आयन है। अकॉर्डिंगली इट्स प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर विल भी प्रभावित होंगे मतलब विल बी अफेक्टेड। गॉट इट? नोट करो, जबरदस्त क्वेश्चन था। We will take one more question on it। एक और सवाल लेंगे भाई। क्या क्वेश्चन? हाँ, ये मेरे पास एक और सवाल है। क्वेश्चन है फॉर द कॉम्प्लेक्स CrH2O6, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है 2+। पेयरिंग एनर्जी दी हुई है 23,500 सेंटीमीटर -1। एक्चुअली एनर्जी नहीं है ये वेव नंबर के टर्म्स में दिया हुआ है। पेयरिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। जरूरत पड़ेगी तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मूला तो पता होता है एनर्जी और वेव नंबर में रिलेशन। एंड ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज 12,600 सेंटीमीटर -1। राइट? फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड CFSE in किलोजूल पर मोल, इन किलोजूल पर मोल। ये कैलकुलेट कर लेंगे। जरा देखना CFSE कितनी आएगी। देखना, पहले तो सॉल्व करो फॉर द कॉम्प्लेक्स क्या CrH2O6 2+। तो जरा देखना, क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 का मतलब ये हो गया, क्रोमियम होता क्या है? आर्गन 3d5 4s1। तो क्रोमियम 2+ का मतलब हो गया S का एक इलेक्ट्रॉन है वो हो गया 3d4। ये है कॉन्फ़िगरेशन। अब D4 तो कुछ भी हो सकता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी, कुछ भी हो सकता है। बट क्वेश्चन ने एक बात कही है, गिवन व्हाट गिवन, डेल्टा O इज मच लेसर देन पेयरिंग एनर्जी। तो इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, तो पेयर तो नहीं होगा। तो ये एक sp3d2 कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो
तो बच्चों ये एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज डेल्टा ओ इज लेस देन पी, पेयरिंग तो नहीं हो पाएगी, तो sp3d2 ये तो आंसर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन शेप तो पता ही होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। जरा CFSE की बात करो। अब अगर ये सिचुएशन है तो फिर ऐसे में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 2+ है, आर्गन 3d4 था, तो ये d4 क्या होगा, T2G 1 1 1 EG 1 0। तो व्हाट इज CFSE? माइनस कितना 0.6 0.4 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G 3 प्लस 0.6 डेल्टा O इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन EG प्लस पेयरिंग तो हो ही नहीं रही कोई भी, तो फिर कितना 4 या 12 और 6 माइनस 0.6 डेल्टा O, और डेल्टा O की वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा O इज HC अपॉन लेमडा या HC न्यू बार। न्यू बार इज गिवन इन द क्वेश्चन, जूल में कैलकुलेट कर लो तो माइनस 0.6 इंटू H 6.62 इंटू द पावर 6.625 क्या वैल्यू होती है, 6.62 होती है, इंटू द पावर माइनस 34 इंटू C 3 इंटू द पावर 8। SI कैलकुलेशन है। न्यू बार सेंटीमीटर में दिया हुआ है डेल्टा O की वैल्यू न्यू बार के टर्म्स में, तो न्यू बार के टर्म्स में डेल्टा O की वैल्यू 12,600, बट 12,600 पर सेंटीमीटर है, 10 की पावर 2 पर मीटर हो गई। SI में ये पर मीटर हो गई वैल्यू, मीटर -1, सेंटीमीटर -1 को मीटर -1 में कन्वर्ट कर लिया। इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे, ड्रॉपर बच्चे खूब गड़बड़ करते हैं इन चीज़ों में। ये जूल हुआ, अब जूल हुआ तो किलो जूल कन्वर्ट करना है, पर मोल भी कन्वर्ट करना है, तो ये तो पर स्पीशीज कन्वर्ट हुआ, तो पर मोल के लिए इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये पर मोल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गई बात। और ये जूल में वैल्यू आई तो किलो जूल में कितना हो गया, 10 टू द पावर -3, अब आ गया किलो जूल पर मोल, अब आ गया किलो जूल। ये 10 की पावर -3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, किलो जूल किया ना, 100 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी तरीके से, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, अब आ गया किलो जूल पर मोल में, गुणा भाग कर लेना, मैं नहीं कर रहा, यू विल गेट द आंसर। सो अगेन इट्स ए गुड क्वेश्चन। तो बच्चों ये तरीका था। आई होप द CFT इज क्लियर। नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नोट करेंगे पूरी बात को। लिखो एप्लीकेशंस ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहला ही एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कलर ऑफ कंपाउंड्स। देखो कलर के बारे में बच्चों को हम केमिकल बॉन्डिंग में भी बताते हैं। बच्चे कई बार 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग NCERT में चैप्टर होता है, और केमिकल बॉन्डिंग में भी हम बात बताते हैं बच्चों को कलर के बारे में। कलर इज मेनली बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। कोई कंपाउंड कलर्ड कब दिखता है, व्हेन इट एब्जॉर्ब्स वन ऑफ द वेवलेंथ इन विजिबल पोर्शन। तो विजिबल लाइट की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर वो एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट कौन सी, वो जैसे वाइट लाइट हम कई बार बोल देते हैं, नियरली 4000 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम। तो जनरली अगर वो लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज विजिबल। तो लिखेंगे पॉइंट वाइज, इन जनरल a compound which absorbs one of the wavelength of visible light is colored, is colored compound। अगर वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कलर्ड होगा। अगर विजिबल वेवलेंथ की लाइट, विजिबल वेवलेंथ की लाइट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, तो विजिबल लेंथ की लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू नियरली 7500 एंगस्ट्रॉम।
कंपाउंड अंधेरे में तो कुछ ना दिखेगा, बिल्कुल कंप्लीट डार्क कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा, कुछ भी ना दिखेगा। कलर तो जब ही दिखेगा ना जब मैं ट्यूबलाइट ऑन करूंगा या बल्ब ऑन करूंगा, सूरज की रोशनी आएगी, वाइट लाइट गिरेगी, इस पर विजिबल लाइट पड़ेगी, तो जब इस पर लाइट पड़ती है और ये वन ऑफ द विजिबल वेवलेंथ जो कि वेवलेंथ 4000 से लेकर के 7500 एंगस्ट्रॉम, ये रेड वाली होती है, ये वॉयलेट वाली होती है। जब भी तो बोलते हैं विबग्योर। ये रेड वाली है, हाई वेवलेंथ वाली रेड होती है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ की रेंज है 4000 के आसपास वाली, ये वॉयलेट होती है। बीच में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर भी आ जाते हैं। तो ये एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, कलर जो एब्जॉर्ब होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कलर एब्जॉर्ब करेगी लाइट वो कलर नहीं दिखेगा कंपाउंड को। अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर is visible as color of compound a complementary color is visible as color of compound। complementary color सर्किल से हम पता लगा लेते हैं like this। ये है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल। थोड़ा ध्यान से समझना, कलर इज इंपॉर्टेंट। कलर के ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कंपाउंड कलर्ड कब दिखेगा, जब वो वन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल पोर्शन 4000 से लेकर के 7500 वाली कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अगर वो एब्जॉर्ब करेगा, रीजन क्या है वो तो बाद में आएंगे, तब वो कलर्ड दिखेगा हमें कंपाउंड। और कलर वो नहीं दिखता जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, कलर वो दिखता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज विजिबल एज कलर ऑफ द कंपाउंड। ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल है। कॉम्प्लीमेंट्री सर्किल का मतलब कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है तो उसके अपोजिट सेगमेंट वाला कलर हमें विजिबल होगा। इफ ब्लू लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय कंपाउंड देन ब्लू के अपोजिट सेगमेंट वाला कौन सा कलर है, ऑरेंज, देन कलर ऑफ कंपाउंड appears ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ब्लू, ग्रीन इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ रेड, येलो इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ वॉयलेट और इंडिगो एंड वाइस वर्सा। ऑरेंज अगर लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो ब्लू कलर हमें उस कंपाउंड का दिखलाई पड़ेगा। तो ये अपोजिट जो सेगमेंट्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कॉम्बिनेशंस हैं। अगर ये वाली लाइट एब्जॉर्ब हुई है, इन कर दिया मैंने, मतलब ये लाइट खा गई, कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर ली, तो हमें कौन सा कलर दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा। और यदि ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब की है तो फिर कौन सा कलर दिखेगा, ब्लू दिखेगा। समझ में आ गई बात। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल। मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि ब्लू लाइट अगर एब्जॉर्ब की है तो ऑब्जर्व्ड कलर ऑफ द कंपाउंड वुड बी ऑरेंज। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल। ये जनरल होता है। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में एक कॉन्सेप्ट और बड़ा काम आता है, हालांकि उसका कोई टेक्निकल बेसिस नहीं है, इन जनरल है वो भी पॉइंट। क्या पॉइंट है, नेक्स्ट उस पर लिखते हैं। फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस in general compounds with zero unpaired electrons are found to be colorless। अच्छा, केमिस्ट्री में कलरलेस को हम वाइट भी मान लेते हैं। वाइट और कलरलेस एक ही बात मानते हैं। कलर तो ऐसा हो गया जैसे ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ये हो गए कलर, बट वाइट को हम कलरलेस मानते हैं केमिस्ट्री में। तो फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन जनरल कंपाउंड्स विद जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर फाउंड टू बी कलरलेस। ये इन जनरल है।
कहीं भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो जनरली इट इज फाउंड टू बी कलरलेस, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जनरली दे आर फाउंड टू बी कलर्ड, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वेवलेंथ तो हमें क्वेश्चन में दी भी नहीं होंगी, कौन कौन सी वेवलेंथ ऑब्जॉर्व, हम कंपाउंड देख के थोड़ी पता लगा पाएंगे कौन सी वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करेगा। मान लो कैसे विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस कंपाउंड। मान लो ऐसा सवाल पूछे, ए कुछ पूछ लें, जैसे मान लो कंपाउंड लाइक TiH2O6, या बल्कि ऐसे ले लो, इसको मत लो, मान लो CuI2B, CuI-C, मान लो, और ले ले कंपाउंड FeSO4, D मान लो कंपाउंड में इस तरीके से ले ली, जैसे और भी ले लो, FeSO4 मत लो, कलर्ड कंपाउंड में और ले लो, जैसे SN में भी नहीं, उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला नहीं चाहिए, कॉपर 2+ का भी चलेगा, और हाँ कोबाल्ट का ले लो, CONS3 6Cl2, हाँ ये ठीक है, और ले लो, मान लो मैंगनीज MnH2O4SO4, मान लो इस तरह के कंपाउंड दे दिए जाएं और आपसे कह दिया जाए कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस कंपाउंड। अब जरा ध्यान से देखो, +2 में है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 का मतलब D ऑड हो गया तो कितनी पेयरिंग करा लो, कुछ भी करा लो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा, तो ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया, हमें डायमैग्नेटिक ढूंढना है, ये है डायमैग्नेटिक, कॉपर +1 में है, नहीं आयोडाइड आयन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो कॉपर +1 में है, तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और D10 के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, D10 के अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा। कलर थोड़ा ट्रिकी होता है, ध्यान से समझिए, जरूरत पड़े तो रिवाइंड करके फिर वापस सुने। तो ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ कोबाल्ट को देखें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो D कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, D7 कोबाल्ट ये हुआ, तो D7 D ऑड हो गया, कहीं भी D ऑड होगा, ये +2 में है, D5 कहीं भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, और यदि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक है, तो दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी कलरलेस। हाउएवर दिस इज नॉट ए रूल, कई कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायमैग्नेटिक होते हैं, फिर भी दे आर फाउंड टू बी कलर्ड, ये रूल नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन मान लो आ गया आपके सामने, आपको थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट ये पता है कि अगर ये विजिबल रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो कलर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करे या इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करे ना, इट विल नॉट अपीयर टू बी कलर्ड, इट विल अपीयर टू बी वाइट। बट क्वेश्चन ने दे कहाँ रखी है वेवलेंथ, कहाँ दे रखी है कि ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कौन सी कर रहा है, ये कौन सी कर रहा है, ये कौन, जब नहीं दे रखा तो कहाँ से सपना आएगा क्या हमें, हैं भगवान जी हमें, मतलब ऐसा थोड़ी कि सपने में बता देंगे, बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में जेईई मेन का एग्जाम चल रहा है, जेईई एडवांस्ड का, और कान में कह जा ये वाला बी है, बी कर दे, बी कर दे, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर गाइडलाइन क्या है कि अगर कुछ ना दिया जाए तो इन जनरल जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दे आर फाउंड टू बी जनरली कलरलेस। हाउएवर दिस इज नॉट अ रूल, मेनी कंपाउंड्स डिसओबे दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही ये यूजफुल यूज किया है, ये कोई नियम नहीं है, नॉट ए रूल। अब बात आती है, ये तो जनरल पॉइंट्स हो गए, अब बात आती है, ये तो पक्का हो गया कि कंपाउंड का कलर तो जब ही दिखेगा जब वो कोई विजिबल रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर उसका हमें विजिबल होगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर सर्किल से हमने देख भी लिया विवग्योर में, राइट।
अब बात आती है कि डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस में कलर मेनली क्यों आते हैं। D1 से लेकर के D9 कॉन्फ़िगरेशन में कलर इज मेनली ड्यू टू द DD ट्रांजिशन इन D block metal complexes for D1 to D9 configuration color is mainly due to DD transition। तो इन डी ब्लॉक मेटल कॉम्प्लेक्सेस D1 टू D9 कॉन्फ़िगरेशन कलर इज मेनली ड्यू टू DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन की वजह से ये कलर है। क्या है ये DD ट्रांजिशन? अच्छा, D1 से D9 के लिए बात कर रहे हैं, D0 D10 नहीं, D0 में अच्छा समझो पहले क्या, नेक्स्ट स्क्रीन पर जाएंगे, पहले नोट करो ये पूरी बात। जैसे DD ट्रांजिशन में D1 से मान लो फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे ये है कुछ भी मान लो, जैसे D1 कॉन्फ़िगरेशन है TiH2O6Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, पर्पल है, ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, सो दिस इज पर्पल। तो ये पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स है। तो कॉपर में टाइटेनियम +1 में है, D3D1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, T2G100 EG00। तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा, EG T2G एंड दिस इज डेल्टा O विच इज इक्वल टू Hc/λ। एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, एक इलेक्ट्रॉन वो कहाँ जाएगा, T2G में जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, पर्पल है। तो पर्पल में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाता है आफ्टर एब्जॉर्बिंग डेल्टा, ये कितना है, डेल्टा O विच इज इक्वल टू Hc/λ। तो ये अगर ये लैम्डा जो लाइट एब्जॉर्ब, इस पर लाइट पड़ी, ये कंपाउंड था, इस पर लाइट पड़ी, लाइट पड़ते ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एनर्जी खाएगा, तो कहीं तो ऊपर जाएगा। ये तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बोर मॉडल के अंदर कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स जंप टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी। तो ये T2G के बाद ये T2G एक तरीके से इसके लिए क्या, ये EG वाला खाली है यहाँ, तो ये तो हो गया इसके लिए लूमो, और ये क्या हो गया एक तरीके से होमो। आपको पता भी है ये टर्मिनोलॉजी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में यूज करते थे। आखिरी भरा हुआ ऑर्बिटल कहलाता है होमो, उससे जस्ट ऊपर वाला खाली ऑर्बिटल कहलाता है लूमो। लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस, अगर ये लैम्डा, इफ दिस wavelength of light absorbed corresponds to one of the wavelength of visible range 4000 angstrom to 7500 angstrom, then this compound will be colored. तो कलर में क्या हुआ, ये DD ट्रांजिशन हुआ, d ऑर्बिटल से अगले d ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, T2G से EG में ट्रांजिशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम T2G टू EG इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इफ इट एब्जॉर्ब्स वन ऑफ द वेवलेंथ देन इट इज कलर्ड, अदरवाइज इट इज कलरलेस। कलरलेस भी होगा तो भी जंप तो T2G से EG में ही करेगा। कलरलेस होगा कब, जब या तो इसकी वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की 7500 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो IR में, या 4000 एंगस्ट्रॉम से कम हो इन इंफ्रारेड। गॉट द पॉइंट। तो दिस इज हाउ वी टेल कि ये कंपाउंड्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसी में एक एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा पॉइंट भी दिखा हुआ है, क्या
क्या, जैसे ये TiH2O6Cl3 ये है, ये पर्पल है। अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये TiCl3 बना लेता है एंड दिस बिकम्स कलरलेस। तो इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स नो डी ट्रांजिशन, कॉम्प्लेक्स ही नहीं बना तो फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल अप्रोच कैसे अप्लाई करें? तो नो डी ट्रांजिशन, तो इन एब्सेंस ऑफ द लिगेंड्स इट बिकम्स कलरलेस। हीट करने के बाद ये पर्पल कंपाउंड बिकम्स कलरलेस, वाटर जो है वो उड़ जाता है, मान लो स्ट्रांगली हीट करते हैं तो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा पर्पल कलर इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में बड़े जोर शोर से इस बात को लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो मेनली जो D1 से लेकर के, अच्छा D0 D10 क्यों नहीं? D0 कंपाउंड्स और D10 कंपाउंड्स का अगर कलर आ रहा है तो दैट इज नॉट ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। क्यों? D0 है, अरे तो एनर्जी दे भी दोगे तो है ही नहीं कोई जाने वाला, तो जाएगा कौन? D10 है तो पूरा भरा हुआ है, ये तीनों भी भरे हुए हैं, ये दोनों भी भरे हुए हैं, तो जाएगा कहां? तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कलर ऑफ D0 and D10 is not due to DD transition. D0 and D10 का कलर DD ट्रांजिशन से नहीं हो सकता क्योंकि DD ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। D0 है, इलेक्ट्रॉन ही ना आया तो जाएगा क्या बे? और D10 है, अरे पूरा भरा हुआ है तो जाएगा कौन? जाएगा कहां? ये है मान लो, ठीक है। अब ये मान लो D10 है, पूरा भरा हुआ है, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को जंप करवाया भी तो पहले तो ये वाला जाएगा Eg वाला, तो किसी और ऑर्बिटल में जाएगा, D में तो ना जा रहा ना, तो T2G से Eg में तो नहीं गया ना, तो DD ट्रांजिशन कैसे बोलें? तो नो DD ट्रांजिशन, नो DD ट्रांजिशन। और यदि ये तो D10 हुआ और D0 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो है ही ना कोई, तो जाएगा कौन? वैक्यूम थोड़ी चला जाएगा, खाली थोड़ी है, खाली है ये तो D0 और D10 का अगर कोई कलर आ रहा है, वैसे तो D0 और D10 मोस्टली कलरलेस होते हैं बट कुछ कंपाउंड कलर्ड भी होते हैं, तो ये DD ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, तो फिर किसकी वजह से होता है? मैनी कंपाउंड्स विद D0 and D10 configuration are found to be colored, which is due to charge transfer spectra or electron transfer spectra. सुनो, many compounds with the D0 and D10 configuration are found to be colored because of the charge transfer spectra और electron transfer spectra। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, ये याद रखना है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके ऊपर जेई मेन जेई एडवांस दोनों ने क्वेश्चन पूछा है, याद रखना है, मैं समझाऊंगा अभी क्या है। जैसे KMnO4, K2Cr2O7, SnI4, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जैसे Fe, H2O5, NO+, SO4, and this is purple, deep purple compound. This is orange red. This is also orange, and this is brown ring complex. तो brown कलर का कंपाउंड हो गया, brown ring complex है ये कंपाउंड है। सो यहाँ भी +7 में है D0, यहाँ भी +6 में है D0, यहाँ भी ये D10, सो दिस इज D10, दिस इज D0, दिस इज D0। अच्छा ये D0 नहीं है, इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो एक तरीके से जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो D7 कॉन्फ़िगरेशन हुआ,
D7। तो D7 में भी ऐसा थोड़ी है, D7 के अंदर भी कलर में भी बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये कलर जो है इन कंपाउंड्स का, दिस इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सभी केसेस में कलर इन दीज कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस ही ये भी ऑक्साइडो लिगेंड्स हैं यहां पर भी, इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ligand to metal। ligand to metal, कई बार इसे हम वो बोलते हैं CTML, CTLM, चार्ज ट्रांसफर ligand to metal। ligand to metal, ligand to metal का मतलब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे बात करूंगा, पहले नोट करो पूरी बात। CTLM, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ligand टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ligand टू मेटल। और इसके कॉमन एग्जांपल मैंने अभी बताए भी थे, KMnO4, K2Cr2O7, SnI4, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं कि सर बहुत डीप में पढ़ा रहे हैं, ना ना, ये सब तो पूछा जाता है जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी। तो जैसे ये हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन और चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज ही है ना, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्साइडो लिगेंड टू मैंगनीज सेंट्रल एटम। तो इस तरीके से डिफाइन करता है। तो इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑक्साइडो लिगेंड टू द मैंगनीज सेंट्रल एटम। मैंगनीज और क्रोमियम, तो भी कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुआ, लिगेंड से मेटल। तो ले लिया ना CTLM, चार्ज ट्रांसफर लिगेंड टू मेटल, ये होता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ऑक्साइडो आयन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंगनीज पर ट्रांसफर होता है ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड दैट लाइट अब्जॉर्ब्ड इज इन द विजिबल रेंज। K2Cr2O7 में ऑक्साइडो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाने के बाद, विजिबल रेंज की वेवलेंथ अब्सॉर्ब करने के बाद, गोज फ्रॉम ऑक्साइड टू क्रोमियम एंड बिकॉज ऑफ दैट कलर इज ऑब्जर्व्ड इन ब्राउन रिंग। यहाँ आयोडाइड से टिन की तरफ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO जो लिगेंड था, NO प्लस का इलेक्ट्रॉन दैट इज परमानेंटली ट्रांसफर्ड एंड दैट्स वाई NO प्लस लिगेंड इज प्रेजेंट। तो NO प्लस का जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन था, NO का इलेक्ट्रॉन था, दैट इज ट्रांसफर्ड टू द आयरन, सो दैट इज ऑल्सो लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। अच्छा, ऐसे ये भी होते हैं CTML, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। इसकी वजह से भी कलर होता है और इसके एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन का कार्बोनिल, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एंड दिस इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। DSP3 TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। और जैसे क्रोमियम 𝜂6 C6H6 ट्वाइस, और जैसे मान लो क्रोमियम के बाद आयरन 𝜂5 C5H5 ट्वाइस, फेरोसिन
बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, पढ़ा था आपने। ये सब में जो भी कलर हैं, कलर इज ड्यू टू द सी मेटल टू लिगैंड। मेटल से लिगैंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, मेटल से उल्टा है यहाँ, तो ये याद रखेंगे। तो बच्चों ये था कलर। ये बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा एग्जैक्टली होता क्या है, ये तो एक हायर लेवल की बात है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से पढ़ते हैं, बट सिंपली ये बात हमें बच्चों को याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन इसके ऊपर तो अभी तक नहीं आया है CTML पर, बट CTLM पर क्वेश्चन आ चुका है, जेई एडवांस में आ चुका है, जेई मेन में भी आ चुका है। बच्चे ये था कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मेनली बिकॉज कलर जब आएगा जब वो विजिबल पोर्शन की या विजिबल रेंज की कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्जॉर्ब करे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें विजिबल होगा। हालांकि जितनी भी उससे जुड़ी हुई बातें थी वो मैंने बता दी। मेनली कलर बहुत द D1 टू D9 इज बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन। D0 D10 के कलर्स जो होते हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ द चार्ज ट्रांसफर, जो कि जनरली पाए जाते हैं KMnO4 K2Cr2 इन 7 केसेस में। याद रहेगी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट था, ऑल इंपॉर्टेंट। सर हर चीज पर तो इंपॉर्टेंट लिख देते हो, अरे है ना इंपॉर्टेंट, मैं जो पढ़ा रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यू मान लो, करो नोट। तो ये था पहला एप्लीकेशन कलर, यही सबसे टाइम टेकिंग था। एंड नाउ कमिंग टू मैग्नेटिक behavior of complex compounds। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अब बच्चों अब आप जानते भी हो कि कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में डालते हैं, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस obviously no unpaired electron, weakly repelled, पता है ये कोई नई बात नहीं है, weakly repelled under magnetic field show a slight decrease in weight in magnetic balance। हाँ ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ये वाला पॉइंट बच्चों को नहीं पता होता। डायमैग्नेटिक वो कॉम्प्लेक्सेस, वो कंपाउंड है जिनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सभी पेयर्ड होते हैं। वीकली रिपेल्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा रिपल्शन फील करते हैं, इसी कारण से जो तराजू होती है, तराजू मतलब वो तोलने के लिए, मैग्नेटिक बैलेंस नहीं, वो नहीं जिसमें दो पड़ले होते हैं, 1 किलो का बाट रखा, 1 किलो मूली तोल दी, उसमें गाजर तोल दी 1 किलो, वो वाले नहीं। मैग्नेटिक बैलेंस होता है, थोड़ा सा एक्यूरेट होता है काफ़ी ये। तो मैग्नेटिक बैलेंस में मैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल होता है जिससे हम तोल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो ये रिपल्शन फील करते हैं, एंड दे शो ए स्लाइट डिक्रीज इन द, स्लाइट डिक्रीज ऐसा नहीं कि 1 किलो का मतलब, हालांकि ये वेट है, मास नहीं, जी का इफेक्ट भी तो पड़ रहा है ना। तो शो ए स्लाइट डिक्रीज इन द वेट इन मैग्नेटिक बैलेंस। तो मैग्नेटिक बैलेंस में याद रखना है थोड़ा सा कंपाउंड के वेट में कमी आती है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। उल्टी होती है प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ द पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स। क्या have one or more number of unpaired electrons, weakly attracted in magnetic field, slight increase in weight in magnetic balance। लिख लो सारे पॉइंट्स। अब ये पता है, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, दैट यू शुड रिमेंबर। अच्छा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता ही है, स्क्वायर रूट x इंटू एक्स, लिख भी लो।
Bohr magneton, where X is number of unpaired electrons. तो where X is number of unpaired electrons. तो बच्चों ये था मैग्नेटिक बिहेवियर, कुछ नया नहीं बताया मैंने, बस ये पॉइंट कुछ नया हो सकता है पहले भी कभी बताया हो, बट हो सकता है, तो ये याद रखें। और भी एप्लीकेशंस लेंगे जैसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नोट करो ये पूरी बात। चलो बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं CFT के एप्लीकेशंस में। थर्ड, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, कॉम्प्लेक्स उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको मेजर कैसे करें? मैथमेटिकल मेजरमेंट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे मान लो इस तरीके से बात करते हैं, मान लो कोई जैसे अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है इस टाइप से, सिल्वर आयन अमोनिया से रिएक्ट करता है तो बनाता है कॉम्प्लेक्स, मान लो AgNH3 प्लस, इसे बोलते हैं KF1, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 1 का है, हालांकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफ़ी लार्ज है, के इक्विलिब्रियम इज क्वाइट लार्ज, तो काफ़ी फॉरवर्ड शिफ्टेड होता है ये। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ AgNH3। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्सेशन इक्विलिब्रियम, वहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन KF की बात करते हैं। तो ये प्लस हो गया अपॉन व्हाट? Ag प्लस अमोनिया कंसंट्रेशन, इस तरीके से आप लिखते हो। बट ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये उतना स्टेबल नहीं है, ये वापस से अमोनिया से कंबाइन कर लेता है और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 ट्वाइस, इसे बोलते हैं KF2। KF1 KF2 क्या है? तो ये कैसे लिखा आपने? AgNH3 ट्वाइस प्लस अपॉन AgNH3 प्लस इंटू अमोनिया। कट तो नहीं गया राइट साइड में? जरा एक बार चेक कर ले। नहीं बच गया, ठीक। अब इनको ऐड कर लो, मान लो इनको ऐड करा तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई? Ag प्लस प्लस 2NH3, और ये काफ़ी लार्ज होती है वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की, NH3 ट्वाइस प्लस, ये है ओवरऑल रिएक्शन। तो फिर ये कौन है? फिर ये इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कराएगा KF इज इक्वल टू दैट इज AgNH3 ट्वाइस प्लस अपॉन Ag plus and ammonia square. This is called overall formation constant of complex. Overall formation constant of complex, और stability constant भी बोलते हैं इसको। स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि ये फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, इसे बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स ही तो है ये सब, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिलेटेड विद थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा G0 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्मेशन कांस्टेंट या फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन कांस्टेंट।
और ये कहलाता है सेकेंड फॉर्मेशन कांस्टेंट. This is called second formation constant, this is called first formation constant, and this is overall formation constant और stability constant. जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितना KF की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हायर इज द KF वैल्यू. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. हायर इज द KF वैल्यू, greater will be the thermodynamic stability of complex. तो हायर इज द KF वैल्यू, ग्रेटर विल बी द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनेमिकली उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे. यही बात तो हमने कही है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसलिए बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बिकॉज KF जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा. तो एक तरीके से ये रिलेट करते हैं इस तरीके से, याद रखेंगे इस बात को. ये टर्म्स अच्छा, कई बार एक और उल्टा टर्म करते हैं. मान लो इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दो, तो उल्टा करके रिएक्शन को लिखते हो तो आप जानते हो कि रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में आ जाता है. पता है ये आपको बात, लिखेंगे इस बात को नेक्स्ट स्क्रीन पर. मान लो इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, Ag NH3 ट्वाइस प्लस Ag प्लस 2 NH3. तो इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज नथिंग बट K इनस्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, विच इज नथिंग बट 1/KF. फॉर्मेशन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट है. क्यों? ये जितना ज़्यादा होगा ये इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरीके से ये बात आप कहोगे. तो बच्चों इस तरह के टर्म्स यूज़ करते हैं. तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड विद द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स. अब इसी में एक दो पॉइंट्स और भी आते हैं कि जैसे नोट करके लिखेंगे इस बात को. क्या पॉइंट देखो ये है कि with same ligands and same number of ligands, M3 plus forms more stable complex than M2 plus. M3 प्लस का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा. और सिंपल शब्दों में जैसे एग्जांपल, कोबाल्ट 3 प्लस का कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 2 प्लस के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स. बट कंडीशन कौन सी? बाकी कंडीशन सेम हो, अदर कंडीशन सेम. बाकी कंडीशन सेम होनी चाहिए, मतलब सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स हो, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स हो, तब ये कंपैरिजन होगा. तो कोबाल्ट 3 प्लस, कारण भी है, कोबाल्ट 3 प्लस का साइज छोटा है, स्मॉलर साइज ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस विल फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद ligand. As cobalt 3 plus is a stronger Lewis acid than cobalt 2 plus. आपको ये बात पता है कि इस तरह कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम एक्ट्स एज द लुईस एसिड जबकि लिगेंड्स एक्ट एज द लुईस बेस.
तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड छोटा बनेगा, छोटा बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो सेंट्रल एटम विल एक्ट एज ए बेटर लुईस एसिड। तो कोबाल्ट 3+ इज ए बेटर लुईस एसिड देन कोबाल्ट 2+, बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद द लिगेंड। तो याद रखना है, पूछा जाएगा ये बात कि M3+ फॉर्म्स स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन M2+। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेकेंड वाला, नोट करके, नोट में सेकेंड पॉइंट, 3D सीरीज में जैसे मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज 2+ से ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है आयरन 2+, कोबाल्ट 2+, मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल 2+, कॉपर 2+, बट कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल बनाता है Zn 2+ से। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये इस एरो का, ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम सीरीज। दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम सीरीज। ये इरविंग विलियम सीरीज कहलाती है बच्चों। ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स ये होगा बेस्ड ऑन साइज। अभी मैंने बोला भी है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज एंड आयंस का साइज 3D सीरीज में घटता जाएगा, और चार्ज तो सब पे सेम है। वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द मेटल आयंस जो भी कंपैरिजन में लिए हैं इरविंग विलियम सीरीज में, वो सब सेम है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंगनीज से छोटा साइज आयरन का, आयरन 2+, आयरन 2+ से कोबाल्ट 2+। हाँ, जिंक 2+ का साइज थोड़ा सा बड़ा है कॉपर 2+ से, तो कॉपर 2+ का कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है देन कंपेयर टू Zn 2+। तो साइज के बेसिस पे है ये, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड इरविंग विलियम सीरीज। ऑफ कोर्स रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर सेम विद सेम लिगेंड्स एंड सेम नंबर ऑफ लिगेंड्स, with same ligands and same number of ligands. With same ligands and same number of ligands, you can speak like this based on size. Then comes the third most important, very important point, chelate effect or entropic effect. क्या है ये किलेट इफेक्ट और एंट्रोपिक इफेक्ट? एंट्रोपी की वजह से होता है, ये एंट्रोपी चेंज की वजह से होता है किलेट इफेक्ट। तो इफ अ लिगेंड फॉर्म्स अ किलेट देन कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें किलेटिंग रिंग्स होती हैं या किलेट बनते हैं, दे आर मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे मान लो यही ले लो, M मान लो कुछ ऐसा है, NH3 6 3+, मान लो 3En एथिलीन डाइमीन से रिएक्शन कराई जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है। दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो ऐसे में इट विल फॉर्म En thrice 3+ plus 6NH3. This is the reaction. Highly stable complex. तो जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किलेटिंग रिंग्स होती हैं, दे आर फाउंड टू बी हाईली स्टेबल। किलेट इफेक्ट, इसी को बोलते हैं किलेट इफेक्ट और एंट्रोपिक इफेक्ट। अच्छा, एंट्रोपिक इफेक्ट क्यों? जरा देखना कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये, 4 मॉलिक्यूल्स। प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स बने जरा देखना, 7 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीज इन एंट्रोपी आपको तो पता है ना कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा S इज हाईली पॉजिटिव, पॉजिटिव हाईली, और डेल्टा S हाईली पॉजिटिव होगा तो डेल्टा G को हेल्प करेगा नेगेटिव बनने में। एंड जितना ज़्यादा डेल्टा G नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनिटी उतनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द हाई एक्सटेंट। ये बात बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो।
क्या बात कह रहे हैं, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही बाइडेंटेट मॉलिक्यूल ने मोनोडेंटेट को 6 के रिप्लेस किया तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट में बहुत बढ़ गए। और आपको तो पता है डेल्टा एन जी कितना हुआ, डेल्टा एन जी ना भी हो तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं रिएक्टेंट से, तो एंट्रोपी बढ़ी है। और जब एंट्रोपी बढ़ेगी तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हुआ तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव होगा, और किसी रिएक्शन का डेल्टा जी हाईली नेगेटिव हो तो रिएक्शन मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन उस दिशा में जाती है विच फॉर्म्स द मोर स्टेबल प्रोडक्ट। तो हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन, हैविंग द बाइडेंटेट, हैविंग द कीलेट रिंग्स, तो ग्रेटर द कीलेटिंग रिंग्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो ये बात कह सकते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड Killet effect, which is because of the increase in entropy, that's why it is called entropic effect also। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स ये लिख भी देंगे, कॉम्प्लेक्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ chelating rings, तो कॉम्प्लेक्स विद ग्रेटर नंबर ऑफ chelating रिंग्स आर हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। इस तरह क्वेश्चन जेई मेन में एक बार आया हुआ है, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व। मान लो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लें, विच इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। हालांकि देखो एक बात ध्यान दो, किलेशन is not the ultimate reason for the stability. Ultimate reason for the stability of the complex is the strength of the bond between central atom and ligand. Central atom और ligand में जितना मजबूत बॉन्ड बनेगा, वो लुईस एसिड लुईस बेस के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, फॉर्मेशन कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बट chilation also provides additional stability to the complex. So one of the major reason for the stability is bond formation, and other reasons could be like chilation effect और हाई CFSE released, मैंने पहले भी बोला था all these points। तो complex with a greater number of chelating rings are highly stable। जैसे क्वेश्चन पूछ ले, which is most stable complex, A CO NH3 6 3+, B CO EN NH3 4 3+, C CO and D CO। ऑब्वियसली यही आंसर हुआ, तो समझ में आ गई क्यों। जितने ज़्यादा chelating रिंग्स होंगे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वुड बी मोर। इसकी स्ट्रक्चर भी देखोगे तो इट वुड बी लाइक दिस, कोबाल्ट, ये है, ये लिगेंड्स हैं, ये NH2, ये डोनर हो गए, ये डोनर हो गए। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो, और ये लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं टू द सेंट्रल एटम, कौन, कोबाल्ट 3+, लाइक दिस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, 6 बॉन्ड्स बन रहे हैं अबाउट कोबाल्ट 3+। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है। हालांकि ये सब स्ट्रक्चर हम ड्रॉ भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये थे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आई थिंक इट इज ओवर। यस, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। यू कैन डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस जो भी आपके सामने आए। CFT इज ओवर। CFT बहुत बड़ा पार्ट था। अब CFT के बाद आखिरी पार्ट है चैप्टर का, वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहले पूरी बात ये नोट करो, नोट इट डाउन। हेडिंग लिखो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, स्ट्रक्चरल and stereoisomerism।
Structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism में mainly you study ionization, hydrate, linkage, coordination isomerism and ligand isomerism. आइसोमेरिज्म कॉमन वर्ड है. आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो में 2 टाइप की होती है, सब जानते भी हैं बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो बच्चों 1 by 1 वी हैव टू टेक. स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आप जानते हो, अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जैसा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, तो बिकॉज ऑफ दैट दो आइसोमेरिज्म होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ग्रुप सेम हैं, बस ओरिएंटेशन ऑफ द वेरियस ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन यू हैव द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. वैसे तो अगर जेई एडवांस का सिलेबस देखो तो उसमें कई बार लिखते हैं कि आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सेप्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट दे आस्क क्वेश्चंस. सिलेबस में लिखने के बाद भी कई बार ऐसे करते हैं. वो सिलेबस में लिखा है एक्सक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड दे आस्क क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो बच्चों ये सब चीज़ें भी इस तरह की हैं कि यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट. चलो बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की. ये एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, एग्जाम्पल के साथ इनको समझते जाएंगे. तो चलो यहीं लिख लेते हैं. ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. फर्स्ट आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नाम से मालूम पड़ रहा है कि पानी में डुबाएं, मतलब ये आइसोमर्स अगर अलग अलग, ऑब्वियसली आइसोमर्स अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर का डिफरेंस होगा. यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो ये वो कंपाउंड्स हैं जो पानी में डुबो, इनके अलग अलग सोल्यूशन बनाओ तो अलग अलग टाइप के आयंस दें. तो दिस अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज बिटवीन लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस. दे गिव different ions in their aqueous solution. इनके aqueous solution में ये different ions provide कराते हैं and this arise due to exchange between ligands एंड काउंटर आयंस. कैसे, एग्जाम्पल लेके बात समझेंगे. तो ये वो आइसोमर्स हैं जिनके अलग अलग सॉल्यूशंस बनाओ तो अलग अलग आयंस फर्निश करते हैं, तो क्वालिटेटिव टेस्ट भी अलग अलग आयंस का देंगे. और दिस इज ड्यू टू द एक्सचेंज बिटवीन द लिगेंड्स एंड काउंटर आयंस. कैसे जरा देखें, लेट अस सी. जैसे मान लो ये एग्जाम्पल लो, कोबाल्ट NH3 4Cl2Br ये कंपाउंड है. ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रोमाइड आयन अंदर चला जाए एज ए लिगेंड और क्लोराइड आयन काउंटर आयन के रूप में बाहर आ जाए. तो एंड व्हाट, कोबाल्ट NH3 4BrCl एंड Cl. अब इसको डुबो, मान लो इसको मैंने पानी में डुबो दिया और साथ में मैंने सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड मिला दिया, तो पता चला AgBr का येलो पीपीटी मिला. और मैंने इसको पानी में डुबो दिया और इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉलिड मिला दिया लार्ज अमाउंट में,
तो पता चला यहाँ AgCl का वाइट पीपीटी मिल गया। तो दोनों केस में अलग अलग कलर के पीपीटी मिल रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? तो दीज टू आर व्हाट? दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके के एग्जांपल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट समझ गए, क्वेश्चन आएंगे तो अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। जो सेकंड वाली आइसोमरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म, व्हाट इज हाइड्रेट आइसोमरिज्म? हाइड्रेट आइसोमरिज्म नाम से मालूम पड़ रहा है पानी H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में भी रह सकता है, और एकमात्र न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो आपको याद रखना है, जो कि बाहर काउंटर आयन के साथ में भी रह सकता है। तो दिस अराइज व्हेन लिगेंड H2O can be exchanged with counter ions, तब कहलाएगा ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, Cr H2O6 Cl3 Cr H2O5, एक Cl अंदर आ गया, Cl2 डॉट H2O, Cr H2O4 Cl2। जरा ध्यान दो, तीनों का फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। पहले वाले केस में अगर आप कंसंट्रेट H2O4 की रिएक्शन कराओ तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नो मास इंक्रीज इन द कंसंट्रेट H2O4। दूसरे वाले में अगर 1 मोल की रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी, तो 18 ग्राम का मास गेन। ये मैं समझा चुका हूं जब वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ रहे थे हम। वर्नर्स थ्योरी पढ़ते समय ये सब पढ़ भी रहे थे। तो ये सब क्या हो गए? दीज आर ऑल हाइड्रेट आइसोमर्स। ये हाइड्रेट आइसोमर्स हैं। और आपको अगर याद हो तो हमने पहले कहा भी था कि आपको याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके ये बाहर आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी रह सकता है। बाकी यूजुअली न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिमेन इनसाइड नॉट आउटसाइड। आउटसाइड कौन रहेंगे? काउंटर आयंस because there is ionic interaction, but this water is outside because it is connected through hydrogen bonding। तो बच्चों ये सब बातें हैं, ये सब याद रखनी होती हैं। तो एक तरीके से ये हुआ सेकंड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर चेंज हो गई, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। नोट करो, मूव करेंगे थर्ड पे, लिंकेज आइसोमरिज्म। थर्ड, linkage isomerism. This arises when the complex contains at least one ambidentate ligand. This arises when a complex contains at least one ambidentate ligand. So this arises when complex contains at least one ambidentate ligand. Ambidentate ligand जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो इस तरीके से बोल दें, कुछ क्रोमियम और H2O5 Cn एंड SO4, मान लो ये है। ये भी तो हो सकता है Cr H2O5 NC, ये भी तो हो सकता है, नाइट्रोजन में भी डोनेटेड। क्यों?
क्योंकि साइनाइड आयन क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड, याद रखो साइनाइड आयन OCN SCN NO2 ये सब क्या हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं ये। और एग्जाम्पल जैसे मान लो इस तरह का एग्जाम्पल कह दें, मेटल M और कुछ अमोनिया थ्राइस SCN 4 ले लो, ये SCN एंड NO2 मान लो ये है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये फॉर एग्जाम्पल। अब ये ऐसा भी हो सकता है M NH3 NCS NO2 ये भी तो हो सकता है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है M NH3 SCN ONO, 2 एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं इसमें। या फिर यूं भी हो सकता है M NH3 NCS ONO। देखो तो ये 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो 4 लिंकेज आइसोमर्स। SCN NO2 दोनों ही एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं। SCN S में भी द डोनर, N में भी द डोनर, N में भी द डोनर, O में भी द डोनर। नाइट्राइटो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, इसे कई बार नाइट्राइटो N बोल देते हैं, इसे नाइट्राइटो O बोल देते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये कोई नई बात नहीं है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में जब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। तो ये एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स, दीज आर 2 लिंकेज आइसोमर्स, दीज आर 4 लिंकेज आइसोमर्स। समझते जाना, घर पे प्रैक्टिस करनी होती है लिख लिख करके अच्छे से, जब भी तो कह रहे हैं नोट्स बनाओ। एक बार जब नोट्स बनाते हो अपने हाथ से तो एक राउंड प्रैक्टिस तो आपकी जब ही हो जाती है। और कई बार हालांकि हम PDF भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि PDF दे दो सर हमारा काम आसान हो जाएगा। आसान काम रखोगे तो JEE भी आसान ही लेगा, तुम्हें सीरियस ना लेगा। खुद नोट्स बनाने चाहिए बच्चों को, खुद कॉपी बनानी चाहिए, अपनी उसी कॉपी से फिर रिवीजन भी करना चाहिए। आपके अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती हैं तो लिखते समय एक माइंड में जो इंप्रेशन बन के आता है आपके दिमाग में, उसकी छवि वैसी बन के चलती है। और जब रिवीजन करते हो तो यू टेक मच लेसर टाइम टू रिवाइज द थिंग्स लाइक दिस। तो बच्चों ये था लिंकेज आइसोमरिज्म। नाउ 4th कौन सा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। पहले नोट करो, नोट दिस वन। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। अच्छा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कब अराइज होगा? ये जब अराइज होता है जब कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो। सो दिस अराइज व्हेन बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट्स are complex। कैटायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, और एनायनिक पार्ट भी कॉम्प्लेक्स हो। कैटायनिक पार्ट में भी सेंट्रल एटम लिगेंड्स हो, एनायनिक पार्ट में भी सेंट्रल एटम लिगेंड्स हो। तब अच्छा बनेंगे कैसे? दीज आइसोमर्स आर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ligands और central atom in cationic and anionic complex parts। समझे बात को? जैसे एग्जाम्पल लिख के, एग्जाम्पल से बढ़िया समझते हो। जैसे मान लो ऐसे बोल दें ना, क्रोमियम NH3 कोबाल्ट CN6। क्रोमियम भी +3 में है,
कोबाल्ट भी +3 में है, ओवरऑल इस वाले पर चार्ज 3+ हुआ, ओवरऑल साइनाइड पर -1 चार्ज होता है तो 3- चार्ज हुआ, यही हुआ ना। अब एक काम करो, एक साइनाइड इधर ले आओ, एक अमोनिया इधर ले आओ, पॉसिबल है फॉर्मूले को बगैर अफेक्ट हुए हुए। तो क्रोमियम NH3 Cn, एक Cn ले आए, अब चार्ज 2+ हो गया तो एक अमोनिया भी इधर लाना पड़ेगा NH3 CN5। फॉर्मूले में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, बट स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, बॉन्डिंग बिहेवियर इज चेंज्ड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अदर प्रॉपर्टीज आर आल्सो अफेक्टेड, डिफरेंट कंपाउंड है ये। 2 ले आओ, अब +1 चार्ज हो गया, इस पे +1, इस पे -1। अच्छा 3 ला सकते हैं क्या? ना ना ना, 3 नहीं आएंगे, कैसे जरा देखना। ये कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? क्यों? क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, कोबाल्ट भी +3 में था, और 3 साइनाइड पे जो गया तो चार्ज यहाँ पे भी 0 हो गया, चार्ज यहाँ भी 0 हो गया। नहीं, किसी भी कंपाउंड के 2 पार्ट अगर हैं तो पहला कैटायन और दूसरा एनायन होना ही होगा। अगर किसी कंपाउंड के 2 पार्ट हैं तो पहले कैटायन और दूसरा एनायन होना ही होगा, ये तो न्यूट्रल हो गए। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, पहले भी बता चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट में। किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट के 2 अगर पार्ट हैं तो पहला कैटायन और दूसरा एनायन होना ही होगा। आ गई बात समझ में? हाँ, 4 ले आओ। अच्छा 4 ले आओगे तो ये एनायन बन जाएगा, तो फिर ये कैटायन बन जाएगा, तो कोबाल्ट, और ये मान लो 4 ले आए तो NH3 Cn2, क्रोमियम NH3 Cn4। 5 ले आओ, लाइक दैट यू कैन डू, यू कैन राइट ऑल द, सो क्या है सब ये, ऑल द दीज आर ऑल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। सो दीज आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कब अराइज होगा? when cationic part is also complex, anionic part is also complex, and they are formed by exchanging central atom or exchanging ligands. And the last in structural isomerism, ligand isomerism. Coming to ligand isomerism, लिगेंड आइसोमरिज्म में लिगेंड ऑर्गेनिक नेचर का है, इटसेल्फ शोज आइसोमरिज्म। तो दिस अराइज व्हेन ligand is organic and itself shows आइसोमरिज्म। लिगैंड खुद आइसोमरिज्म शो करे, जैसे मान लो इन PN है, प्रोपिलीन डाइअमीन, क्या CH3 CH CH2 NH2, ये वाला ये पीन था, ऐसी होता है ट्राइमिथाइलिन TN। ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन, प्रोपिलीन डाइअमीन, ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन। ट्राइमिथाइलिन डाइअमीन TN। अच्छा यहां देखना 5 मेंबर्ड किलेटिंग रिंग,
एंड दिस इज 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड फॉर्मूला दोनों का सेम है सेंट्रल एटम के साथ में, बट लिगेंड इटसेल्फ शोज आइसोमरिज्म, सो दैट इज द केस कॉल्ड लिगेंड आइसोमरिज्म। तो बच्चों ये थे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। देखो चैप्टर के 3 पार्ट थे, जिसमें पहला बेसिक डेफिनेशंस एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर सबसे आसान पार्ट था, और सबसे लेंदी पार्ट था बॉन्डिंग थ्योरीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट आल्सो वी फिनिश्ड। एंड लास्ट पार्ट है आइसोमरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और थोड़ा सा पढ़ेंगे अबाउट सिनर्जिक बॉन्डिंग इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो आइसोमरिज्म बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा तो हो भी गया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, हालांकि स्ट्रक्चरल में टाइम नहीं लगता, मेन लगता है स्टीरियो आइसोमरिज्म में। तो चलो आज बस यही स्टॉप करते हैं, बाकी सब लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स इट फॉर नाउ।